उत्तर प्रदेश व्यापारी फोरम के हाईवे पर दक्ष शर्मा पाराशर के हाथों बांटे 200 पौधे और मिट्टी के प्याले। उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम द्वारा बड़े बाईपास पर शुक्रवार को 200 पौधे व प्याले पक्षियों के लिए मिट्टी के प्याले का राहगीरों में वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दक्ष शर्मा पाराशर, अध्यक्ष आत्म जागृति फाउंडेशन एवं निर्देशक हार्टिकल्चर बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सम्मानित उपस्थिति रही। महानगर अध्यक्ष रामकेश शुक्ल ने मुख्य अतिथि दक्ष शर्मा को बुके देकर सम्मानित किया और वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज थपरियाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष योगेश बंटी ऐसा है जो आज बरेली की महानगर टीम व्यापारी सुरक्षा फोरम ने आज ये कार्य किया है। ये बहुत अच्छा बड़ा उत्तम कार्य किया है और इनके ये कार्य पहले भी जो है ऐसे मुख्य अतिथि बनाकर सबसे बड़ा हमें जो है हो रहा है कि जगह जगह इन्होंने जो है ये काम किया है। ये बहुत अच्छा काम है और इसमें जो है हमारे आदरणीय मोदी जी का भी यही एक उद्देश्य रहता है कि पर्यावरण को आगे बढ़ाइए। तो ये जो है व्यापारी सुरक्षा फोरम ने एक अच्छी पहल की है। व्यापारी सुरक्षा फोरम द्वारा यहाँ बड़े बाईपास पर जैसा कि आपने देखा अभी हाईवे पर किस तरीके से 45 से लेकर 50 डिग्री तक तापमान है और ऐसे में हम सभी ने यहाँ पर मिलकर पौधों को वितरित किया है, पक्षियों के लिए मिट्टी के प्याले वितरित किए हैं और जागरूक किया है राहगीरों को कि उन्हें हर घर में एक पौधा लगाएं। ये सिर्फ बरेली, ये उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में आज जिस प्रकार से वातावरण बना हुआ है ये हम सभी को मिलकर इसको बदलना है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे को सहयोग कर ये हमें माहौल बदलना पड़ेगा और जो वातावरण बना हुआ है इसको ठंडा बनाने के लिए हर घर में वृक्ष लगना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा है कि बड़े बड़े बाईपास जगह हजारों की संख्या में वहाँ पेड़ होते थे, वे सभी कट गए हैं। और ये खुशी की बात है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में समाज सेवी और आत्म जागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री दक्ष शर्मा पाराशर जी हमारे बीच में हैं और उनकी प्रेरणा से ही आज ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। वे निदेशक हैं हार्टिकल्चर बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के और ऐसी मुहिम में उनका साथ हर वक्त हमें मिलता रहे ऐसी आशा करते हैं। कितने पौधे वितरित किए? लगभग 200 पौधे वितरित किए हैं। बात 200 पौधे की नहीं है, ये एक जन जागरण है लोगों को, राहगीरों को, सबको बताने के लिए कि अगर हम 2 पौधे भी वितरित कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और 2 पौधे आप भी वितरित कीजिए। तो इस तरीके से ये मुहिम आगे बढ़े और बरेली वालों से अपील है सभी लोग मिलकर ये जो वातावरण है, ये तापमान है, इसको ठंडा बनाएं। पक्षी जो प्यास से मर रहे हैं उनके लिए मिट्टी के प्याले छतों पर रखें और सभी लोग सहयोग करें। बरेली आर्थोपोडिक एसोसिएशन द्वारा पहली बार हाथ और कलाई की सर्जरी का आयोजन 24-25 अगस्त को। पहली बार इंडियन आर्थोपोडिक एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश आर्थोपोडिक एसोसिएशन के संरक्षण में बरेली आर्थोपोडिक एसोसिएशन द्वारा हैंड एंड रिस्ट कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता के आयोजन खुशलोक हॉस्पिटल के पास लोक खुशहाली सभागार में हुआ। कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व बरेली आर्थोपोडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पागरानी ने बताया कि इस कोर्स की मैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग, प्रोफेसर रॉयल खंड मेडिकल कॉलेज ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। मैं इस हैंड एंड रिस्ट कोर्स जो 24 और 25 अगस्त को बरेली में होने जा रहा है, तो ये रॉयल खंड मेडिकल कॉलेज में ही होगा। ऑपरेशन भी होंगे पेशेंटों पे, लाइव वर्कशॉप है। दूसरा इसके अंदर डॉक्टर पंकज जिंदल जो पुणे से सर हैं, वो हमारे मेन कोर्स डायरेक्टर हैं। ट्रेनिंग होगी, पीजी स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। दूसरा बरेली और बरेली के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, इन सबसे भी डॉक्टर्स यहाँ पे अटेंड करेंगे। अच्छा कोर्स है, पहली बार हो रहा है बरेली में और इससे पेशेंट्स को ही फ़ायदा होगा, बरेली की जनता को फ़ायदा होगा। थैंक यू। ले लो। देखिए, बरेली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन जिस संगठन में लगभग 90-95 डॉक्टर्स हैं बरेली के हड्डी रोग के, उनके तत्वाधान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है 24-25 अगस्त को, जिसमें हैंड और रिस्ट माने कलाई और हाथ की जटिल सर्जरियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी। हमारे देश के ही डॉक्टर पंकज जिंदल पूना से हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। वो इस कोर्स के मेन कोर्स डायरेक्टर होंगे।
इसके अलावा भी कई सारे डॉक्टर्स होंगे जो हमारे प्रदेश से या दिल्ली से भी आएंगे। और अपने आप में अनूठा कोर्स इसलिए भी है कि हैंड एंड रिस्ट सर्जन्स देश में कम हैं जो प्योरली हैंड एंड रिस्ट करते हैं, और ऐसे लोग जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़्यादा एक कॉम्पिटेंट होते हैं, ज़्यादा उन्हें जटिल सर्जरी आती हैं, तो वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे, यहाँ के डॉक्टर सीख पाएंगे उससे। और आसपास के क्षेत्र के डॉक्टर्स भी यहाँ पे आएंगे, जैसे हल्द्वानी हो गया, पूरा उत्तरांचल क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, तो बरेली के क्षेत्र के आसपास बदायूं है, शाहजहाँपुर है, तो इस क्षेत्र की जनता को उससे बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो जटिल सर्जरी हैंड एंड रिस्ट की होती थी, कई बार बाहर जाना पड़ता था, कई बार बाहर जाने का समय नहीं होता तो कई बार हाथ काटना पड़ जाता था, वो सब सर्जरीज भी होंगी। तो मुझे लगता है कि सबको बहुत लाभ मिलेगा, बस आपको वो बोलना पड़ेगा। लव मैरिज होने के बाद दहेज की मांग पूरी नहीं की तो घर से निकाला। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के छोटी बिहार की रहने वाली युवती ने वर्ष 2021 में अपने मोहल्ले के ही रहने वाले लड़के से प्रेम विवाह किया था। उसके प्रेम विवाह के बाद उसने दहेज की मांग की गई। इस बीच वह एक बच्चे की मां भी बन गई। दहेज की डिमांड ना पूरी होने पर साजिश के तहत उसका पति उसे किराए पर लेकर रहने लगा। पति शराब पीने का आदी था, आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। अपनी माँ बहनों के कहने पर उसके पति ने उसे 3 तलाक दिया। उसकी मासूम बच्ची को छीनकर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने मेरा नाम रबीना है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार कला की। क्या मामला है आप जो आई हैं? जी, मेरा जो हस्बैंड है मोहम्मद अनस, वो मुझे बेरहमी से मारता है। हमें 3 तलाक दे के मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह रहा था मैं तुझे जब रखूंगा जब तू दहेज लेके आएगी। वो मेरी लड़की भी नहीं दे रहा है, और ये कह रहा है तेरे बाप भाई के पास तो कुछ नहीं है, हम तुझे जब रखेंगे जब तू दहेज लेके आएगी हमारे। जी, लव मैरिज की थी मैंने, शादी कोर्ट से नहीं की थी। मतलब मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। अब जी परेशान कर रहा है वो मुझे। काम वो रेडिएशन होटल में करता है। क्या मांग करता है आपकी? वो ये कहता है अपने घर से गाड़ी लेके आ और दहेज वगैरह लेके आ, ये कहता है। नहीं, उससे हमें ये कह रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे तू रहेगी मैं वैसे ही रखूंगा तुझे, कभी नहीं मारूंगा। पति का नाम क्या है? मोहम्मद अनस। कहाँ पे रहता है? ये भी वीडियो कॉलोनी में रहता है, बड़ी छोटी बिहार। अब आप क्या चाह रही हैं? जी, मैं उसके साथ रहना नहीं चाह रही हूँ। बच्ची चाह रही हैं? जी, मैं बच्ची लेना चाह रही हूँ अपनी। रामगंगा नदी पुल निर्माण ने ली 2 मासूम बच्चियों की जान, एक की हालत गंभीर, भेजा अस्पताल। थाना फतेहगंज पश्चिमी इलाके के ग्राम गौतारा टोला प्रेम गौटिया के पास रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। पुल निर्माण के लिए जेसीबी से नदी के अंदर से सिल्ट निकाली गई। सिल्ट निकाले जाने के कारण वहां पर गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें गांव के रहने वाली 3 लड़कियां नहाने गई थी, जिसमें से 2 लड़कियां गहरे पानी में जाने के कारण डूब गई। दोनों की मृत्यु हो गई। जाना चाहेंगे फतेहगंज पश्चिमी में 3 लड़कियां रामगंगा में डूबी है, कैसे हादसा हुआ, कितने लोग बचे हैं? आज थाना फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम गौतारा अंतर्गत 3 बच्चियां जो नदी में नहाने के लिए गई थीं, जो रामगंगा नदी की जो ट्राइब्यूटरी है वहाँ से गुजरती है, तो वहीं पर जो दुर्घटना बस उसमें एक गहरा गड्ढा था, 3 बच्चियां डूबी। जो सभी के जो प्रयासों से एक बच्ची को बचा लिया गया है, 2 बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई है, और जो बच्ची बचा ली गई है उसको तत्काल CHC खिरगा जो है भेजा गया है। मेरी जो है सभी अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को जो है गहरे जो नदी जल स्रोत हैं उनके पास ना जाने दें, जाएँ तो केवल अपनी देखरेख में ही हो जाने दें। भीषण गर्मी को लेकर भाजपा टिकट गुट ने दिया ज्ञापन। बढ़ती भीषण गर्मी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित 14 बिंदु का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि किए गए वृक्षारोपण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर वो रोपित वृक्ष बर्बाद कर दिए। वृक्षों को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आवारा, छुट्टा और पालतू पशुओं ने भी रोपित वृक्षों को बर्बाद किया है। आगे लगाए जाने वाले वृक्षों के बारे में भी बताया गया है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित। गजेंद्र पटेल एडवोकेट है, और आज का जो ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि वृक्ष लगाए जाएं और वृक्ष बचाए जाएं। जो गर्मी का तापमान हमारे पूरे भारतवर्ष में भयंकर होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और वृक्ष दिन ब दिन नष्ट होते जा रहे हैं। हमारा अपने शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जो भी पेड़ लगाए जाएं उन्हें जीवित रखने के लिए कोई एक जिम्मेदारी ठहराई जाए, जिसके दरवाजे पे लगाए जाएं, या जिस संस्था को भी वन विभाग द्वारा पेड़ दिए जाएं
तो उनकी जिम्मेदारी हो कि उन पेड़ों को जीवित रखें, क्योंकि पेड़ लगने के बाद उन्हें जीवित रखने के लिए कोई ना ही योजना है और ना ही संस्था या कोई भी जो पेड़ लेते हैं, फ्री में पेड़ दिए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन जीवित रखने के लिए उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है कि उन्हें साल भर कोई पानी डालकर उन्हें जीवित किया जाए। जब पेड़ जीवित होंगे तभी इस देश का वातावरण सही होगा और आज जो गर्मी से निजात है वो निसंदेह तभी मिल सकती है। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं, इस पे सभी लोग अमल करें। जय हिंद। मैं अपनी जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या मामला है जो आप आए हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रवक्ता हूँ। आज किसान यूनियन के लोग टिकट गुट के हम किसान यूनियन के लोग ज्ञापन देने आए, जो प्रत्येक वर्ष 35 करोड़ 30 करोड़ 25 करोड़ कई वर्षों से जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो पेड़ कहाँ हैं दिखाई नहीं देते। जो पेड़ लगाए जाते हैं जल्दबाजी में एक ही दिन में लगाए जाते हैं, वो जब बांटे जाते हैं तो उनकी भिंडी हिल जाती है, उसी दिन लगाए नहीं जाते, दूसरे दिन जाकर लगाए जाते हैं। पेड़ लगा दिए जाने पर फोटो खिंचवा लेते हैं बड़े बड़े लोग और जो लगाने वाले हैं संस्था वाले, और उसके बाद जो है उन पेड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ना पानी देता, ना नराई ना गुड़ाई। दूसरी चीज यह है कि इन पौधों को बंदर और जंगली गाय, आवारा पशु, नीलगाय और ये गांव की बकरी पालतू पशु ये छोड़ देते हैं और ये उनको खाकर नष्ट कर देते हैं, उछल कूद के पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। इधर जो महानगर बरेली में जो विकास हुआ है तो विकास नहीं, इसको मैं विनाश मानता हूँ कि पेड़ सब काट दिए गए हैं और पेड़ लगाए नहीं गए। दूसरे ये कि ये खंबे जो लगाए हैं पोल कदम कदम पे थोड़ी थोड़ी दूर पर, इनके बीच में भी अगर वृक्ष लगाए जाए पेड़ तो वो काफी हरियाली दिखाई देगी। हर खाली जगह पर, रेलवे लाइन किनारे, रोड के किनारे, दुकानों के सामने, हर जगह जहाँ तक संभव हो पेड़ लगाया जाए। एक आदमी को जीवित रहने के लिए 8 पेड़ों की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पेड़ तो खत्म हो रहे हैं तो आदमी जीवित कैसे रहेगा? इस भयंकर गर्मी में आदमी कैसे जिए और किस तरीके से जिंदा रहेगा? मेरे शासन प्रशासन से निवेदन है कि बंदरों को सरकारी खर्चे में पकड़वा कर कहीं दूर छोड़ा जाए और जितने पशु हैं, आवारा पशु छोड़े जा रहे हैं, बकरी वगैरह जो चल रही हैं पेड़ पौधों को, उनको जो है उनकी गिनती गिनी जाए और मालिकों को हिदायत दी जाए कि वो अपने पशुओं को बांध कर रखें, पेड़ पौधों को क्षति ना पहुंचाई जाए किसी भी हालत में। हर पेड़ मतलब जो है परवरिश की जाए। इस वर्ष भी वृक्षारोपण होगा तो जो भी पेड़ लगाए जाए तो 100% टारगेट रखा जाए कि वो पेड़ पले बढ़े और छाया दे, नष्ट ना हो, तब पेड़ लगाए जाए। 2 जून को होगा माहौर वैश्य सभा समिति का शपथ ग्रहण। रोहली टोला स्थित प्राचीन माहौर वैश्य धर्मशाला के माहौर वैश्य सभा समिति के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में नवोन्मेष अध्यक्ष जय नारायण गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और कोषाध्यक्ष विजेंद्र नाथ गुप्ता ने बताया कि माहौर वैश्य सभा समिति की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसी कार्यक्रम को लेकर आगामी 2 जून को रविवार शाम 6 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम GIC सभागार निकट जिला पंचायत में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें कौशल विकास मंत्री कपिल अग्रवाल और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। साथ ही अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आ रहे हैं। इन सबकी गर्मामयी उपस्थिति में समिति के समस्त पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। कमेटी के आजीवन संरक्षक रामेंद्र प्रसाद गुप्ता और समिति के मीडिया प्रभारी प्रभात गुप्ता ने बताया कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिष्ठित लोगों को विशेष सम्मान भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसी दौरान प्रेस वार्ता समिति में हर्षित गुप्ता, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता, उमेश गुप्ता, पवन गुप्ता, निमेंद्र इसका शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, संजीव अग्रवाल जी और हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके समस्त पदाधिकारी आ रहे हैं। ये हमारी रजिस्टर्ड सभा है और यही सभा हमारी ओरिजिनल और असली है। और कुछ लोग अगर हमसे रूठे हुए भी हैं, हमारे समाज के जो भी वर्ग के हैं, उन्हें हम बनाएंगे और अपने साथ लेकर के आएंगे।